आप एडोल्फ हिटलर को किस लिए जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एडोल्फ हिटलर को सबसे ज्यादा जिस बात के लिए जानता हूं वो मैं जानता हूं यहूदियों के नरसंहार के लिए। मेरे पीछे आप कुछ तस्वीर देख रहे हैं, लाशों का ढेर देख रहे हैं, एक रेल का मार्ग देख रहे हैं जो उस जेल तक जाता था जिस जेल में होलोकॉस्ट किया जाता था। ये तस्वीरें इतनी मार्मिक हैं कि इन तस्वीरों को कोई इतिहास में दोबारा नहीं याद रखना चाहेगा। आपको शायद पिछले 2-3 दिन तक ना पता हो कि पूरी दुनिया में एक जगह पर ऐसा ही नरसंहार देखने को मिल रहा था। एम्नेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये कहती है कि ऐसे 72 तरीके थे जिन तरीकों से सजाए मौत देता था बशर अल असद अपने खिलाफ विद्रोह करने वाले लोगों को। 1.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं, 10,221 महिलाएं और 5,274 बच्चे भी हैं। ऐसे हालातों से फांसी दी गई है। ये तो जो मैंने दिखाया है ना कि जो रस्सियां आपको दिखाई दे रही हैं, जिन रस्सियों को प्रदर्शनकारी वहां पर दिखा रहे हैं, ये खून से सनी हुई रस्सियां हैं। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान में। सुशांत कुमार हाजिर हूं फिर एक नई चर्चा के साथ। मेरे प्यारे साथियों, मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे हैं एडोल्फ हिटलर की। आप एडोल्फ हिटलर को किस लिए जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एडोल्फ हिटलर को सबसे ज्यादा जिस बात के लिए जानता हूं वो मैं जानता हूं यहूदियों के नरसंहार के लिए। नरसंहार की ऐसी कहानी जो मिसाल बन गई, नरसंहार की ऐसी कहानी जिसको देखकर कोई भी मानवता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, उसका मानवता से विश्वास उठ सकता है। आपने होलोकॉस्ट की घटना सुनी होगी। मेरे पीछे आप कुछ तस्वीर देख रहे हैं, लाशों का ढेर देख रहे हैं, एक रेल का मार्ग देख रहे हैं जो उस जेल तक जाता था जिस जेल में होलोकॉस्ट किया जाता था। ये तस्वीरें इतनी मार्मिक हैं कि इन तस्वीरों को कोई इतिहास में दोबारा नहीं याद रखना चाहेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आपको शायद आज तक ना पता हो, आपको शायद पिछले 2-3 दिन तक ना पता हो कि पूरी दुनिया में एक जगह पर ऐसा ही नरसंहार देखने को मिल रहा था। वो तो भला हुआ कि उस आदमी की सत्ता समाप्त होगी, वरना ये नरसंहार कहां जाकर रुकता, शायद ये हिटलर को भी पीछे छोड़ देता। कहां हुआ ये नरसंहार? ये नरसंहार हुआ सीरिया में। आपको मैंने कल ही एक सेशन करके बताया था कि सीरिया में बशर अल असद की किला अब ढह चुका है, लेकिन बशर अल असद के अत्याचारों की कहानी तो अब निकल कर आ रही है। और बशर अल असद के अत्याचारों की इन कहानी को बयां करती है सेडनाया जेल। वो जेल जैसे जैसे लोग उसमें एंट्री करते जा रहे हैं, अत्याचारों की नई नई परतें खुलती चली जा रही हैं। आप शायद हैरान हो जाएं उन तरीकों को सुनकर, आप शायद हैरान हो जाएं कि अरे यार, ऐसा भी कोई कर सकता है क्या। वो सारी हदें उस सेडनाया जेल में पार हुई हैं जिसमें माना जा रहा है कि 1.5 से 2 लाख लोग मार दिए गए हैं बशर अल असद ने अभी तक। स्थिति यह है कि उस जेल में अभी तक ये नहीं पता कि और कैदी कहां दबे हो सकते हैं। ऐसी खूंखार जेल, ऐसी रहस्यमय जेल सेडनाया जेल, जिसे बशर अल असद ने जेल नहीं कत्ल खाना, स्लॉटर हाउस के रूप में इस्तेमाल किया। जो बगावत करता सेडनाया जेल में ले जाया जाता और उसको कत्ल कर दिया जाता। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ तस्वीरें आई, उन तस्वीरों को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उन तस्वीरों को देखिए आप, क्या आलम है। ये वो फांसी के फंदे हैं जो लोग दिखा रहे हैं कि जिन पता नहीं कितनी संख्या में ये फांसी के फंदे, इन फांसी के फंदों पर खून लगा है मेरे प्यारे दोस्तों। इनसे चढ़ा चढ़ाकर उसने अपने विद्रोहियों का कत्ल कर दिया। कहां है सेडनाया जेल? दमिश्क के पास 30 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित है, बारूदी सुरंगों से घिरी हुई है। और यहां कैद 1500 बंधकों को तो रिहा कर दिया, क्योंकि बशर अल असद की सत्ता खत्म हो चुकी है, विद्रोही गुट जो थे वो जेल में भी घुस चुके हैं, तो 1500 कैदी रिहा कर दिए गए। सीसीटीवी फुटेज में यह बात सामने आई है कि इस जेल में कुछ ऐसी अंडरग्राउंड सेल हैं जिन्हें रेड विंग नाम दिया जा रहा है। हो सकता है उसमें कई हजार या लाखों की मात्रा में कैदी अभी भी दबे हो सकते हैं। और वो अब समस्या क्या है? पहली बात तो इस जेल में यह नहीं पता चल रहा कि वो रेड विंग है कहां। और जहां जहां पर इन सेल्स का पता चल रहा है, जहां जहां से कैदियों को रखे जाने जगह मिल रही हैं, वहां पर समस्या यह है, वहां पर डिजिटल लॉक लगे हुए हैं। अधिकारी सारी जेल छोड़कर भाग चुके हैं। जब जेल छोड़कर वो भाग चुके, डिजिटल लॉक के डिजिटल कोड क्या थे, इलेक्ट्रॉनिक कोड्स क्या थे, वो उन्हीं लोगों को पता है। पहली बात तो रेड विंग मिल नहीं रहे, मतलब जेल में जो मिल रहा है ना कि भाई यहां कैदी थे, वहां कैदी थे, यहां कैदी हैं, लोग कह रहे हैं ये तो एक वानगी मात्र है। इस जेल में ऐसे ऐसे तहखाने हैं, पता नहीं वहां कितने लोग दबे होंगे बशर अल असद ने जिनको कैद करके रखा हुआ था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाशों की पहचान कर रहे हैं, फोटो वहां पर लगी हुई हैं। लोग भीड़ में भाग रहे हैं उस जेल की तरफ। क्यों? कि उनके जो लाखों में लोग गायब हुए हैं, सगे संबंधी गायब हो गए, कहीं वो सेडनाया जेल में तो नहीं थे। हो सकता है उनको कोई अपना संबंधी मिल जाए और वो लोग जो वहां से रिहा किए जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों,
बताया यह जाता है कि बशर अल असद इस जेल में लोगों को ले जाता था और जेल में ले जाने के बाद मात्र 3 मिनट में फैसला होता था सजाए मौत का। और जिस दिन एक बल्क में 60-60, 70-70 लोगों को एक साथ फांसी दी जाती थी, फांसी तक तो ठीक है, मारने के वो क्रूर तरीके, अंग काट देना। एक मशीन मिली है, एक मशीन ऐसी है जिस मशीन के बीच में रख के इंसान को प्रेस कर दिया जाता था, जिसे आयरन प्रेस मशीन की संज्ञा दी जा रही है। यह देखिए आयरन प्रेस मशीन, इसके बीच में लोगों को रखकर भेज दिया जाता था। माना जाता था कि प्राइवेट पार्ट्स पर वेट लटकाया जाता था, लोग उल्टे लटकाए जाते थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट यह कहती है कि ऐसे 72 तरीके थे जिन तरीकों से सजाए मौत देता था बशर अल असद अपने खिलाफ विद्रोह करने वाले लोगों को, जिसमें से वो आज तक लगभग 10,000 से ऊपर महिलाएं और बच्चे भी नहीं छोड़े। लगभग 1500 लोग बच्चों को भी वो वहां पर मार चुका है। इस जेल में 1.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं, 10,221 महिलाएं और 5,274 बच्चे भी हैं जिनको बशर अल असद ने इस जेल में मार दिया। अब इस जेल में, जो कि जेल पर कब्जा हो चुका है, लेकिन मैंने आपको बताया कि तलाश है रेड विंग की, और अनुमान यह बताया जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है हजारों से लेकर लाखों के लोग उस रेड विंग के अंदर बंद हों। इतनी खौफनाक और रहस्यमयी जेल। मैंने कल एक सेशन किया था, इनके पिता हाफिज अल असद, जिन्हें मैंने हमा नरसंहार के बारे में बताया था। इस तो सारी मानवता की हदें पारे कर दी इस आदमी ने। तो मतलब हॉलोकास्ट की याद, देखिए हमारी तुम्हारी उम्र में हॉलोकास्ट तो हुआ नहीं है, हमने सिर्फ सुना है, लेकिन मुझे बताइए क्या यह हॉलोकास्ट से कम है? इतनी दर्दनाक मृत्यु 72 तरीकों से मौत दी जाती थी बशर अल असद के विद्रोहियों को। यहां पकड़ के ले गए, पता किसी को चला नहीं, लोग ढूंढते रहे हमारे सगे संबंधी कहां हैं। ये जो मैं 72 वाली बात बता रहा हूं, ये कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि लोगों की कही सुनी बात है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि 72 तरीकों से मारता था, और जिस दिन लोगों को मारा जाता था उसके अधिकारी कहते थे आज यहां पार्टी है, उसे पार्टी का दिन कहते थे। कि क्या होने वाला है कि आज पार्टी है और लोगों को फांसी दी जाएगी। 3 मिनट में बशर अल असद की सरकार फैसला करती थी कि जाइए इसको मौत दे दीजिए। तो यह जेल है या कत्ल खाना? मतलब आप सोच कर देखिए, जस्ट इमेजिन, अगर यह सत्ता किला ना ढहता, बशर से सत्ता ना जाती, तो क्या इसके बारे में किसी को पता चलता, या आज से पहले आपको पता था? भाई साहब, मुझे तो, क्योंकि आप सभी लोग थोड़ा बहुत इतिहास जानकारी रखते हो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हिटलर के बाद सबसे खतरनाक या हिटलर के बराबर यह नरसंहार काउंट होगा जो बशर अल असद ने सैडनाया जेल में किया है। इस जेल में अभी कितने और रहस्य आने बाकी हैं, ये तो क्या, और या क्या रहस्य हैं, या तो ये बशर अल असद बता सकते थे, या अब वो कैदी जिनके बारे में देखिए। अब जस्ट इमेजिन कि एक ऐसी जेल है जिसे पता है कि हमारा भाई बंधु इसी में है, कहां हैं आप, वो मिल नहीं रहे हैं। रेड विंग, सीढ़ियां तहखाने पे तहखाने खुलते जा रहे हैं, अंडरग्राउंड सेल में आप जाते चले जा रहे हो, लेकिन नहीं पता कौन से सेल में कहां है वो सेल जहां आपका सगा संबंध दबा हो सकता है। और मौत का वो घिनौना, वो नंगा नाच बशर अल असद ने सैडनाया जेल में खेला, जो किसी भी व्यक्ति को शर्मसार, भाई साहब रूह कांप जाएगी। ऐसे हालातों से फांसी दी गई है। ये तो जो मैंने दिखाया है ना, कि जो रस्सियां आपको दिखाई दे रही हैं, जिन रस्सियों को प्रदर्शनकारी वहां पर दिखा रहे हैं, ये खून से सनी हुई रस्सियां हैं। ये था वो तानाशाह बशर अल असद जिसकी सत्ता का अंत अब हो चुका है। लेकिन बशर अल असद सीरिया के लोगों के मन और मस्तिष्क पर वो घाव छोड़कर गए हैं, जो आपको हॉलोकास्ट की और उनके दिल और दिमाग से तो कभी जाने वाले नहीं है। इमेजिन, और आप मुझे बताइए कि इस नरसंहार को किस लेवल से आप देखते हैं। अच्छा ही हुआ यार, ऐसे आदमी, मैं कल तक तो मैं सोचता था विद्रोही गुट सामने आ गए, लेकिन मुझे आज ऐसा लगता कि बहुत अच्छा हुआ। यह आदमी है कि दुष्ट है? इस आदमी ने मानवता की सारी हदें पार कर दी थी। बशर अल असद अब शरण ले चुके हैं रूस में, और भी राज इस सैडनाया जेल से बाहर आने अभी बाकी हैं। जैसे जैसे कोई बात पता चलेगी मैं तुम्हारे सामने लेकर। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया कि अगर 9 दिसंबर, जिस दिन बशर अल असद भागे, अगर वो तारीख इस इतिहास में ना आई होती उनके भागने की, तो ये तो कब से चल रहा था और ये कब तक चलता रहता। अजीब बात नहीं है? आपको नहीं लगता कि सर इस जमाने में ऐसी स्थिति एक देश में हो रही थी? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में कि अगर ये सामने ना आता तो ये नरसंहार कहां जाकर रुकता? जस्ट इमेजिन मेरे प्यारे साथियों।